बड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ एक खोजी पत्रकार की सत्ता से बगावत देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। आज हम हैं गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी की उसी बिल्डिंग के ठीक सामने, जिस बिल्डिंग को बताया जा रहा है कि निष्क्रांत संपत्ति है। आपको बता दें, साल 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ, उसके बाद जो 1954 तक जितने भी लोग पाकिस्तान चले गए, उनकी जो यहाँ भारत में संपत्ति थी, उसको भारत सरकार ने अपने अधिग्रहण कर लिया और उसको निष्क्रांत घोषित कर दिया था। इसके बाद राष्ट्रपति के मनोनयन के बाद कई अधिकारी बनाए गए जो कि देश के अलग अलग राज्यों में, जिलों में गए और उन्होंने ऐसी निष्क्रांत जमीनों का निस्तारण किया। उसी जमीन को 1958 में बालकृष्ण नाम के एक व्यक्ति ने उस जमीन को नीलामी के जरिए खरीदी थी। उसके बाद बालकृष्ण से रजिस्टर्ड प्रपत्रों के द्वारा अरविंद शर्मा नाम के एक व्यक्ति ने इस जमीन को खरीदा था और अरविंद शर्मा से ये जमीन अफजाल अंसारी ने अपनी पत्नी के नाम से ये जमीन खरीदी थी। अब इसी जमीन को लेकर के पूरा विवाद है। प्रशासन कह रहा है, एलडीए कह रहा है कि ये जमीन निष्क्रांत है, जबकि इसी जमीन को एलडीए पहले इसका नक्शा पास कर चुका है। जल निगम, बिजली विभाग लगातार इस पर टैक्स ले रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि उस समय ये अधिकारी कहाँ थे, ये लोग कहाँ थे जब ये टैक्स लिए जा रहे थे। अचानक 68 साल बाद इस जमीन को कैसे निष्क्रांत घोषित कर दिया गया। नमस्कार, मैं हूं सुयश मिश्रा, आप देख रहे हैं दृष्टांत टीवी। एक बार फिर हम हैं अफजाल अंसारी, गाजीपुर से जो सांसद हैं, उनके घर में। पिछले दिनों 29 अक्टूबर को इस भवन को लेकर के जो गाटा संख्या बताया जा रहा है 93 में बना हुआ है, उस पर हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। सर, सबसे पहले इस मामले में एक हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई है, सबसे पहले आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो अब उनका निर्णय है और ये बौखलाहट में लिया गया एक फैसला है। एक बड़ी गलती करने के बाद चाहिए था उन्हें संभल जाना। मैटर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में, मैटर माननीय उच्च न्यायालय में। 93 नंबर की अराजी 14 अगस्त को एक फैसले के माध्यम से उप जिला अधिकारी लखनऊ ने निष्क्रांत संपत्ति घोषित कर दिया। अब 14 अगस्त 2020 को निष्क्रांत संपत्ति घोषित, और वो उन्होंने उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 33/39 में सुनवाई करते हुए किया, मात्र 9 दिन में। न किसी को सम्मन और न किसी को साक्ष्य देने का मौका। उनके फैसले को चैलेंज किया गया। अब एक पार्टी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू गई। रेवेन्यू बोर्ड ने आदेश पारित किया कि उसकी निगरानी सुनवाई के लिए ग्रहण की जाती है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने आदेश पारित किया कि पक्षों को सम्मन जारी कर दिया जाए। उसी आदेश में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ये कहा कि पत्रावली अभिलेख तलब कर लिए जाए, और ये भी आदेश कर दिया बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कि 14 अगस्त 2020 को उप जिला अधिकारी लखनऊ के द्वारा जो आदेश पारित किया गया है, उस आदेश के क्रियान्वयन को स्थगित किया जाता है। अब जाहिर सी बात है, उनका आदेश स्थगित है तो सारी कार्रवाई रुकी है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में चल रही है सुनवाई। 19 तारीख को बहस हुई, 22 अक्टूबर को बहस हुई, कोई नतीजा भी जल्दी आ जाएगा। अब सरकार पक्ष कोर्ट में बहस चल रही है और फैसला सुरक्षित है और फैसले का इंतजार नहीं कर रहा है, तो बौखलाहट का ही कदम कहा जा सकता और कुछ नहीं कहा जा सकता।
जिस तरीके से ये मामला कोर्ट में चल रहा है, और दूसरी बात ये है कि इस प्रॉपर्टी, जो ये प्रॉपर्टी थी, उसे बालकृष्ण ने खरीदा था सबसे पहले, और बालकृष्ण से ये प्रॉपर्टी अरविंद शर्मा ने खरीदी, और अरविंद शर्मा से आपने ये प्रॉपर्टी खरीदी थी। तो अब इसमें आप कहां से बीच में आए? आपने तो अरविंद शर्मा से प्रॉपर्टी खरीदी, फिर इतने समय तक कहां थे ये लोग? अचानक इस पे एफआईआर कर दी गई, वो भी आपके नाम। आप इसमें कहां आते इस पूरे मसले में? देखिए, मोहम्मद वसीम साहब सन ऑफ नसीम साहब, ये पार्टीशन के बाद पाकिस्तान गए, मैं बताया था आपको। उनकी संपत्ति एविक्यू प्रॉपर्टी निष्क्रांत संपत्ति घोषित हो गई और रजिस्टर्ड नंबर 10 में दर्ज हो गई। भारत सरकार ने एक एक्ट बनाया और उस एक्ट के अंतर्गत मैनेजिंग ऑफिसर नियुक्त हुए मिस्टर JS माथुर। उन्होंने नीलाम किया। एक आराजी जिसका जिक्र करके SDM उप जिला अधिकारी ने आदेश किया है, वो 93 नंबर की आराजी है। 93 नंबर की आराजी यहीं बगल में पश्चिम और दक्षिण दिशा में स्थित है। हम जिस प्लाट पे हमारा भवन है, यह प्लाट 14B है। इसके स्वामी, इसको नीलाम लेने वाले, सर्वप्रथम भारत सरकार की नीलामी में इसको नीलाम लेने वाले बालकृष्ण जी थे, जो प्लाट नंबर 12, प्लाट नंबर 13, प्लाट नंबर 14 नीलाम में लिए। उन्होंने उसकी प्लाटिंग करके बेचा। 14 नंबर के भी 2 हिस्से बनाए। एक हिस्सा उन्होंने हमारे बगल में ये जो मकान है 14A, ये पंडित जी हैं, इनको उन्होंने रजिस्ट्री किया बालकृष्ण से सीधे। और दूसरा ये जो मकान मेरा बना जिस जमीन पे, इसको उन्होंने अरविंद शर्मा को रजिस्ट्री किया। अरविंद शर्मा ने ये जमीन उनसे 82 में ली है और हमको 98 में बेची है। 98 में मेरी पत्नी के नाम से जमीन रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट से ली गई है। उसके बाद यहाँ घर बनाया गया, नक्शा पास कराया गया। नजूल विभाग ने, बंधा विभाग ने, जल निगम ने और नगर निगम ने, सब ने NOC दी। कोई विवाद नहीं, सब कुछ ठीक है। एक बैक ये समस्या जुलाई में पैदा होती है कि इस जिस ज़मीन पे बना है उस ज़मीन की जांच होगी और ये ज़मीन कैसे ऐसी संपत्ति बनाई जाए जिसके आधार बना करके ज़बरदस्ती इनका भवन गिराया जाए। अभी जो ये एफआईआर हम देख रहे हैं, इस एफआईआर के हिसाब से कहा जा रहा है कि ये जमीन जिसमें आपका भवन बना हुआ है, ये निष्क्रांत प्रॉपर्टी है और किसी भी राजस्व अभिलेखों में ये जमीन आपके नाम अंतरित नहीं की गई है। यह एफआईआर में जो लेखपाल ने एफआईआर लिखवाई है उसमें उन्होंने कहा। हम आपको ये बताना चाहते हैं, राजस्व अभिलेखों से तात्पर्य खसरा खतियौनी में अगर है तो खसरा खतियौनी उस भूमि की होती है जो कृषि योग्य भूमि हो, जो गांव की भूमि हो। शहरी क्षेत्र में भी कुछ भूमि है जिस पर कृषि होती है, उसके खसरा खतियौनी का लेखा जोखा तहसीलों में होता है। लेकिन जो नगर में आबादी वाले क्षेत्र की जमीन है, जो ऑलरेडी मकान बनाने के लिए, आबाद होने के लिए जिस जमीन का उपयोग किया जाता है, उसकी कहां खसरा खतियौनी होती है। उसका टैक्स तो नगर निगम लेता है। नगर निगम में उसका इंदराज होता है। भवन संख्या 21/14B नगर महापालिका लखनऊ में दर्ज है और 15-20 सालों से नगर निगम लखनऊ टैक्स इस भवन का लेता है। उनका यह भी कहना है कि रजिस्टर्ड नंबर जो 10 है और उसके बाद अन्य किसी भी अभिलेखों में ये जमीन जो है हर अभिलेखों में जमीन निष्क्रांत है और आपको अंतरित नहीं की गई। देखिए, निष्क्रांत का तो सवाल पैदा हुआ है 14 अगस्त 2020 को, जब SDM साहब ने ऑर्डर किया अपने 9 दिन की सुनवाई में, और वो भी किया 93 नंबर को। हम 93 में है ही नहीं, हम 14B डाली बाग है।
हमने खरीदा है, मेरी रजिस्ट्री पे लिखा हुआ है 14B डालीबाग। ये रजिस्ट्रार ने मोहर मारी है। हम अब लीजिए, प्लाटिंग करके हमको बेचा है अरविंद शर्मा ने। अरविंद शर्मा ने जिससे खरीदा वो भी 14B डालीबाग। अरविंद शर्मा को बेचने वाला जो बालकृष्ण है उसने जिससे खरीदा उसको भी 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर बेची गई है। बात नहीं समझ में। जो चीज शहर में है उसको जब मकान बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए इस्तेमाल किया था तो उसकी प्लाटिंग होती है और उस प्लाटिंग के नंबर से बिकती है वो। आराजी नंबर कभी किसी जमीन का कोई रहा होगा। ये 93 नंबर है, उनके अभिलेख में 93 दर्ज है। बिक्री हुई है तो 93A, 93B, 93C, 93D और 17 लोग उनकी रिपोर्ट में ही आबाद हैं। तो क्या है, वो जिसने बेचा उसकी भारत सरकार का प्रतिनिधि बेचा। लेखपाल साहब को 60 साल बाद वो वक्त जन्म रहा होगा कि नहीं रहा होगा, इनको क्या पता हो सकता है। जिस संपत्ति को डिस्पोज कर दिया भारत सरकार ने, ये रजिस्टर्ड अभिलेख हैं। क्या दुनिया के किसी अदालत में ये खंडित हुए? क्या बालकृष्ण की रजिस्ट्री खंडित हुई? क्या अरविंद शर्मा की रजिस्ट्री के खिलाफ कोई मुकदमा दायर हुआ? क्या फरहत अंसारी के भूमि का क्रय किए गए इस अभिलेख को खंडित करने का कोई मुकदमा दायर हुआ? यह हो ही नहीं सकता एसडीएम साहब के यहाँ, तहसीलदार साहब के यहाँ, लेखपाल साहब के यहाँ। यह सिविल मैटर है। इनको अगर इस डॉक्यूमेंट को चैलेंज करना है, ये 25-25 हजार रुपए का स्टेप इस पे लगा हुआ है स्टाम्प। नोट तो 2000 से ज्यादा की नहीं छपी, लेकिन हमारे देश में ये स्टाम्प की व्यवस्था ये है कि 5000, 10,000, 20,000, 50,000 के स्टैम्प पेपर जो इसकी मालियत है, उस मालियत के हिसाब से हमने स्टाम्प दिया है, सरकार को पैसा दिया है और रजिस्ट्री कराई है। रजिस्ट्री मनसूख करा दें, रजिस्ट्री कहीं से मनसूख हो तो बता दें। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जिस जमीन पर 12 साल से निर्विवाद किसी का कब्जा है, उस जमीन से उसे बेदखल नहीं किया जा सकता। हम तो रजिस्ट्री खरीदे हैं, 22 साल से इस पे काबिज हैं। हमसे पहले 82 में खरीदा है अरविंद शर्मा ने और हमको बेचा है 98 में। 18 साल वो कब्जे में रहे। उससे पहले खरीदा है जिसने, इन लोगों का जन्म भी नहीं होगा जो लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जो संपत्ति 60 साल पहले नीलाम हुई है और रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट हैं, इनके यहां नहीं दर्ज है तो रजिस्ट्रार ऑफिस, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है। इस पब्लिक डॉक्यूमेंट को, इसके रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी किसकी है? विभाग की है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सभी विभागों का सबसे सुपर ऑफिसर है। सुरक्षित रख रखाव की जिम्मेदारी उनकी है। अभिलेख उनको नहीं मिल रहा है तो हम क्या करें? हमारे पास रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, सत्यापित डॉक्यूमेंट है। किसी अदालत में इसको चैलेंज नहीं किया गया, किसी अदालत से खंडित नहीं है। इनकी गलत कार्रवाई के खिलाफ हम हाईकोर्ट गए हैं, एलडीए के नोटिस को चैलेंज किया है, हमारे स्वीकृत नक्शे को कैंसिल करने की कार्रवाई हुई है उसको हमने चैलेंज किया है। माननीय उच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश जारी किए हैं। अगर स्थगन आदेश न जारी होते हैं उच्च न्यायालय के तो मकान भी गिराना चाहते थे। हमारा विश्वास है देश संविधान के रास्ते से बनाए गए कानून के अंतर्गत हमारे देश की स्वतंत्र न्यायपालिकाओं की जो पवित्रताएं हैं उसी के आधार पर आज भी लोकतंत्र स्थापित है। सबकी नौकरी जोखिम में पड़ेगी जब माननीय उच्च न्यायालय में इस सवाल पर सारे तथ्य सामने आएंगे तो आप देखिएगा निर्णय कैसा आता है। ये जोखिम में डाल रहे हैं अपनी नौकरी को। जो एफआईआर है, एफआईआर में एक धारा जोड़ी गई है। एक धारा एफआईआर में है 420। ये धारा कहाँ बनती है? आप पूछिए ना। ये एफआईआर की तहरीर है, इसमें कहीं लिखा है कि फ्रॉड किया गया? मैंने पूरी एफआईआर पढ़ी है, उसके अकॉर्डिंग ये जो धारा 420 बनी है हमारे दिल में है।
हम खुद 420 ही कर रहे हैं तो दूसरे को 420 कह रहे हैं। ये क्या मतलब है भाई? लेखपाल भी यहां का परमानेंट लेखपाल नहीं है। ये लेखपाल रखे गए हैं इसीलिए कि ये किसी पे एफआईआर करने के काम में आएंगे। अभी इस एफआईआर आपकी पत्नी के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है, इसके बाद आप क्या स्टैंड करेंगे? मैंने कहा ना कि मैं कानून में और न्याय में विश्वास रखता हूं। इनकी तरफ से जो कार्रवाई हो रही है उसको न्यायपालिका में हम चुनौती देंगे। अगर वो एलडीए समझती है कि इन्होंने किसी तरह से डॉक्यूमेंट में हेरफेर की है और उन्होंने तोड़ मरोड़ किया है तो वो 420 आप दफा करें। अब ये तो बाद में आईओ इन्वेस्टिगेट करेगा कि आप 3 रस्तियां गई, 2 रस्तियां गई, 4 रस्तियां गई, तो बात की बात। ये तो अभी एलिगेशन लगा ना, तो खाली एलिगेशन है, एलिगेशन है ये। एलिगेशन में जैसे इन्होंने तो तीसरे से खरीदी तो उन दोनों पर भी तो एफआईआर बनती है। हम बनते हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं कि उनसे करें न करें, मर्जी भाई। हमारा एफआईआर करने वाले की मर्जी है कि एक आदमी ने मर्डर किया, उसके पीछे 10 आदमी ने एफआईआर जिससे हम नहीं करते हैं, हम एक ही आदमी करते खिलाफ। तो आपराधिक मामला है ना, उनकी मर्जी है। उनको ऐसे आप समझिए कि उनको जवाब देना हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट में जो जो भी बातें काउंटर में उनका कहा गया उसके जवाब नहीं देंगे तो कैसे खड़े हो पाएंगे? कोर्ट ने कहा कि इन्होंने फैब्रिकेट किया तो आपने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किया? तो कहेंगे कि आप पहले के लोगों ने नहीं किया, हमें जैसे मालूम हमने एफआईआर दर्ज कर दी। वो तो जवाब देना पड़ेगा। यानी कि कुल मिलाकर के जिला प्रशासन को कोर्ट में जवाब देना है, इस वजह से उसने पत्रों के हिसाब से एफआईआर कराई है। बिल्कुल। तो ये थे अफजाल अंसारी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि ये कार्रवाई अनैतिक रूप से की जा रही है और वह इसके खिलाफ लगातार कोर्ट का दरवाजा खटखटाते रहेंगे। उन्हें उम्मीद है कि कोर्ट से उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। बहरहाल कई सवाल है कि आखिरकार जब यह जमीन निष्क्रांत थी तो फिर एलडीए से नक्शा कैसे पास कर दिया गया? जब यह जमीन निष्क्रांत थी तो जल निगम और तमाम प्रकार की बिजली और ये टैक्स क्यों लिए गए और बंदा विभाग, ये तमाम चीजें क्यों की गई? सरकार उस समय, प्रशासन, जिला प्रशासन उस समय क्यों नहीं चूका? तमाम सरकारें आई, उन्होंने क्यों नहीं ध्यान दिया? अचानक 68 साल बाद ऐसी कार्रवाई क्यों हुई? बहरहाल इस मामले में क्या होगा, हम और भी एलडीए के अधिकारियों से भी जानकारी लेंगे और पूरा सच, पूरी जानकारी, उनका भी पक्ष आपके सामने रखेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहें और देखते रहें दृष्टांत टीवी।